नमस्कार दोस्तों, नॉलेज शो में आप सभी का स्वागत है। इंट्रोडक्शन पर टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे पॉइंट की बात कर लेते हैं। कल्पना कीजिए आप हमारे धरती पे 66 मिलियन साल पहले चले गए हों। आज का दिन भी आपको किसी आम दिन की तरह ही देखने में लग रहा होगा। अभी का वातावरण हमारी धरती के पूरे जीवन काल में सबसे गर्म है। अभी के माहौल में आपको कहीं पर भी हिमखंड और बर्फ जैसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ सभी कुछ गीला और हरा भरा है। हमारी धरती पर डायनासोर्स का एक छत्र राज है। सुबह सुबह का टाइम है, विशालकाय सौरोपोड्स शांति से यहाँ उगने वाले पेड़ पौधे चबाते हुए आपको दिख जाएंगे। इनके साथ ही साथ इनके छोटे बच्चे भी होंगे। इन सौरोपोड्स ने अपना सर उठाया जो कि किसी 5 माले की बिल्डिंग के जितनी ऊंची है, जिससे कि वो अपने आसपास देख सकें। और ठीक उसी समय आपको एक बहुत चमकीली सी चीज दिखती है जो कि पहली नज़र में किसी टूटते हुए तारे के जैसा प्रतीत होता है। जल्दी से कोई विश मांग लीजिए, क्या पता वो पूरा भी हो जाए। पर 1 मिनट रुकिए, ये तारा तो और भी ज़्यादा चमकीला और भी ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है। 4 पैरों वाले इन रेप्टाइल्स को ये नहीं पता था कि आज का ये दिन हमारी अर्थ की पूरी हिस्ट्री में हुई सबसे बड़ी मास एक्सटेंशन का दिन है। महज कुछ ही देर में हमारी इस हरी भरी धरती पर दिखने और रहने वाली 3/4 जानवरों और पेड़ पौधों की प्रजातियां खत्म हो जाने वाली है, लेकिन हम मोबाइल स्क्रीन पे ये सब देखने वाले हैं। इम्पैक्ट से 5 सेकंड पहले जिस तरह से किसी बलून में सुई छेद करती हुई अंदर चली जाती है, ठीक उसी तरह ये एस्ट्रॉइड जिसका साइज माउंट एवरेस्ट के जितना है, हमारी धरती के ऊपरी एटमॉस्फेयर को पार करती हुई धरती की तरफ बढ़ी चली आ रही है। किसी इतनी बड़ी चीज की हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आने की वजह से सुपरसोनिक शॉक वेव्स उठ रहे हैं। ये शॉक वेव्स कितनी तेज हैं, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मान लीजिए आप धरती के एक छोर पर खड़े हैं तो आपको इसकी शॉक वेव्स धरती के दूसरी छोर पर साफ साफ सुनाई देगी, वो भी इतनी तेज कि आपके कान के पर्दे फट जाएं। ये एस्ट्रॉइड करीब 6 मील या 10 किलोमीटर चौड़ा और इसका वजन 640 ट्रिलियन टन था और ये हमारी अर्थ की तरफ 12 मील प्रति सेकंड या फिर 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रहा था। और इसका टारगेट युकाटान पेनिनसुला था जो कि आज की डेट में मेक्सिको है। जिस स्पीड से ये आगे बढ़ रहा था उस स्पीड से लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क तक ये महज 4 मिनट के अंदर ही पहुंच सकता था और इम्पैक्ट हो गया। माउंट एवरेस्ट के साइज का ये एस्ट्रॉइड हमारी धरती से 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से टकरा जाता है। अगर ये एस्ट्रॉइड हमारी अर्थ से कहीं भी और टकराता तो शायद आज हम लाइफ को जिस तरह से देख रहे हैं शायद उस तरीके से कभी नहीं देखते, क्योंकि युकाटान पेनिनसुला जो कि उस समय पूरी तरीके से पानी के अंदर था, वो हमारी अर्थ पे मौजूद सिर्फ 8 जगहों में से एक है जहां पर इस एस्ट्रॉइड के टकराने से हमारी पृथ्वी पर मास एक्सटेंशन जैसी स्थिति आ जाए। मतलब कि जो एस्ट्रॉइड हमारी अर्थ से टकराया था, इस बात में कोई शक नहीं है कि वो बेहद ही भारी भरकम और विशालकाय था, लेकिन मास एक्सटेंशन जैसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए उसके चांसेस 13% से भी कम थे। आप ऐसा कह लीजिए कि डायनासोर की किस्मत उस सुबह बेहद ही खराब थी, या यूं कह लीजिए कि उस एस्ट्रॉइड की किस्मत उस दिन बेहद ही अच्छी थी कि वो इतनी तबाही मचा पाया। हमारी अर्थ की हिस्ट्री में आज तक जितने भी ज्वालामुखी एक साथ फटे हैं, उन सबको अगर हम एक साथ मिला भी देते हैं तो भी जिस जगह पर यह एस्ट्रॉइड टकराया उस जगह पर हुआ एक्सप्लोजन इन सब से 1 बिलियन टाइम्स ज़्यादा चमकीला और पावरफुल था। अगर आपने उसे उस टाइम देखा होता तो आपको ऐसा लगता कि हमारी धरती पर ही एक नया सूरज उगाया हो। यह एस्ट्रॉइड हमारी अर्थ की क्रस्ट को चीरता हुआ अंदर चला गया और टूटकर लाखों टुकड़ों में बिखर गया। इसके छोटे छोटे टुकड़े आज भी आपको सबूत के तौर पर मेक्सिको में मिल जाएंगे और इसने हमारी धरती पर उस जगह पर जो निशान छोड़े हैं वो भी आपको देखने के लिए वहां मिल जाएगा। चिक्सलुप क्रेटर 93 मील या 150 किलोमीटर चौड़ी है और 20 किलोमीटर गहरी है। दिल्ली जैसे किसी शहर को और बुर्ज खलीफे जैसे 24 बिल्डिंग को इस क्रेटर में आप एक के ऊपर एक करके फिट कर सकते हो। ऐसा कुछ जो इस तरह के निशान हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी पर छोड़े, उसके कुछ और नुकसान भी होते हैं। हमारी धरती उस दिन सहम गई थी। उस टक्कर के दौरान उठी शॉक वेव्स हजारों किलोमीटर तक फैल गई और अपने रास्ते में आने वाली छोटी मोटी नदियां और जंगलों में उसने आग लगा दिया। एयर ब्लास्ट की वजह से बड़े बड़े जंगल्स 1 सेकंड के अंदर ही तबाह और बर्बाद हो गए। स्ट्राइकिंग रेडियस के अंदर जो कुछ भी आया वो भाप बनकर उसी समय उड़ गया। ग्राउंड जीरो पर तो कुछ भी नहीं बचा था, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 12 घंटों से भी ज़्यादा तक उस एस्ट्रॉइड के छोटे टुकड़ों, साथ ही साथ हमारी धरती के टुकड़े जो कि इम्पैक्ट की वजह से आसमान में उड़ गए थे, वो धरती पर बरसकर हमारी धरती को तार-तार कर रहे थे। ब्लास्ट की वजह से ये टुकड़े कनाडा तक पहुंच गए थे। आसमान फायरबॉल्स की वजह से सुर्ख लाल हो गया था, वो भी धरती पर बरस रहे थे। डायनासोर्स की अगर बात करें तो जो भी ब्लास्ट रेडियस में था वो अफरा तफरी में इधर उधर दौड़ने लगे, लेकिन उनके पास ना तो बचने की कोई जगह थी ना ही छुपने की। और ये तो अभी और भी बदतर होने जा रहा था,
शॉकवेव्स जब समुद्र में पहुंची तो उसने एक सुनामी को जन्म दे दिया। कोस्ट से टकराने के वक्त ये सुनामी 1 मील ऊंची थी। सुनामी की ये लहरें समुद्र में तैरती रही और हमारी धरती के हर छोर पर जैसे कि पैसिफिक और नॉर्थ अटलांटिक तक भी जा पहुंची। ये सुनामी लहरें 5 माले की किसी बिल्डिंग के जितनी ऊंची थी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज जिसे वो अपने साथ ले जा सकती थी बहा कर ले गई। आसमान से बरसते आग के गोले और साथ ही साथ मीलों ऊंची सुनामी। ये मंजर जैसे खुद में ज्यादा नहीं था, ऊपर से उस टक्कर और शॉकवेव्स की वजह से हमारी धरती कई घंटों तक भूकंप से कांपती रही। ये भूकंप हमारी धरती की पूरी हिस्ट्री में आए सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा देर तक चलने वाला भूकंप था। हमारा ये ग्रह जो कि अभी कुछ ही मिनट पहले तक एक हरा भरा जीवन से भरा हुआ था, वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा बुरे नरक में तब्दील हो गया। पर इतना सब तो बस फेज 1 ही था। इम्पैक्ट के 5 मिनट के बाद छोटे कंकड़ पत्थर, धूल और राख हमारी एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ उठ गए। तेज गर्मी की वजह से ये छोटे कण बेहद ही गर्म होकर के पिघलने लगे और गर्म लावा बन गए। और उसके बाद शुरू हुई इस दहकते लावे की बरसात जो कि कई घंटों तक चली। इम्पैक्ट के 10 घंटे के बाद दहकती आग अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला करके खाक कर रही थी। नॉर्थ अमेरिका में जो कुछ डायनासोर बच गए थे वो अफरा तफरी में अनजाने इलाकों में भागने लगे, पर अब वो घने कीचड़ में फंस गए थे जहां से वो चाहते हुए भी भाग नहीं सकते थे। इम्पैक्ट के 1 महीने बाद 15 ट्रिलियन टन, जो कि गीजा के पिरामिड से 2.5 मिलियन गुना ज्यादा है, इतनी राख हमारे वातावरण में मिल गई थी और ऊपरी एटमॉस्फेयर में जमा हो गई थी। इन राख से बने बादलों ने हमारे आसमान को पूरी तरह से ढक लिया था, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी धरती तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रही थी। हमारी अर्थ पर पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। जो पौधे बच गए थे वो अब बिना सूरज की रोशनी के फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे थे और वो भी धीरे धीरे मरने लगे। हमारी धरती पर ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ही ना के बराबर रह गया था। जो भी जानवर बच गए उनका अब हवा के बिना दम घुटने लगा था और वो भी धीरे धीरे तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ रहे थे। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा और गहरा असर हमारे समुद्र में मौजूद फोटोप्लैंक्टन्स पर हुआ। ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए। इसी ताश की ढेर की तरह ही हमारे पूरे समुद्र का फूड चेन ढह गया। कई समुद्री जानवर फोटोप्लैंक्टन्स के मरने की वजह से मारे गए क्योंकि वो और कुछ भी नहीं खा सकते थे। खाने के लिए ना तो धरती पर कुछ रहा था और ना ही समुद्र में। जो हर्बीवोर यानी कि पेड़ पौधों को खाने वाले जीव, उनके खाने के लिए पौधे नहीं थे। हर्बीवोर्स के मर जाने की वजह से कार्निवोर्स के लिए भी खाने के लिए कुछ नहीं बचा और इसके ऊपर से एसिड रेन तो हो ही रही थी। जो एस्ट्रॉइड चिक्सलूप क्रेटर में गिरा था वहां पर बहुत सारा सल्फर जमा था। ब्लास्ट की वजह से यह टॉक्सिक गैस वेपर में बदल गई और एसिड रेन के रूप में बरसने लगी। समुद्र जहरीली हो गई थी। जैसे कि इतना काफी नहीं था, जो कुछ भी बचा था उन्हें मारने के लिए फिर ठंड आ गई। धरती को गर्म रखने के लिए सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है, जो कि धरती तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। इसलिए बिना सूर्य के हमारी धरती बेहद ही ठंडी होती चली गई। क्या इतना सब होने के बाद आफ्टरमैथ में कुछ बचा भी था? पौधे जानवरों से थोड़े ज्यादा लकी साबित हुए। बीज और पोलन्स ने इस बुरे वक्त का सामना डट कर किया। इस अंधेरी काली धरती को अगर किसी ने पहली बार हरे रंग से पेंट किया तो वो थे फर्न्स। 10 सालों तक फर्न्स के ये बीज हवा की वजह से जगह जगह फैल गए। इसके बाद ताड़ के पेड़ों ने जन्म लिया। इन नए पौधे ने फिर से अपना काम किया और ऑक्सीजन बनाया। ऑक्सीजन की वजह से छोटे मैमल्स या स्तनधारी जीवों को नई जिंदगी मिली। अगर जानवरों की बात करें तो बस कछुए और मगरमच्छ के कुछ एंसेस्टर्स ही ऐसे थे जो कि जिंदा बचे और नई धरती की एसिडिटी को सहन किया। अनबिलीवेबली कुछ चिड़ियों के जैसे डायनासोर्स भी जिंदा बच गए थे, जिनसे कि बाद में चिड़ियों की नई प्रजातियां बनी और आज तक जिंदा बची रही। 15 किलो से ऊपर के वजन का कोई भी टेरेस्टेरियल जीव जिंदा नहीं बचा था। जानवरों के लिए धरती पर फिर से रिकवर हो पाने के लिए बेहद ही लंबा समय लगा। गैंडे जैसे बड़े स्तनधारी जीवों को डायनासोर्स के इस धरती से पूरी तरह से गायब हो जाने के बाद इस धरती पर वापस आने में 15 मिलियन सालों का समय लग गया। ब्लू व्हेल, जो कि इस धरती पर देखी गई अभी तक की सबसे बड़ी स्तनधारी जीव है, डायनासोर के पूरी तरीके से खत्म हो जाने के बाद सिर्फ 4 मिलियन साल पहले ही इस धरती पर आई। क्या डायनासोर्स के पास जिंदा रहने का कोई चांस था? वैज्ञानिक ये कहते हैं अगर ये एस्ट्रॉइड धरती से न टकरा करके समुद्र की गहराई में टकराया होता तो शायद आज कहानी कुछ और ही होती। हाँ, ये सच है कि सुनामी की लहरें 10 गुनी ज्यादा ऊंची होती, जितने का सामना 66 मिलियन साल पहले धरती ने किया था। लेकिन शायद एक मेगा सुनामी भी धरती के ऊपर से डायनासोर्स और पेड़ पौधों की 75% से ज्यादा आबादी का सफाया नहीं कर पाती। जिस चीज ने डायनासोर्स का सफाया किया था वो ग्लोबल ब्लैकआउट था। अगर एस्ट्रॉइड कहीं समुद्र की गहराई में गिरा होता, ना कि मेक्सिको के गल्फ में, तो हमारे अपर एटमॉस्फेयर में इतनी धूल और राख नहीं होती, जिसने कि ऑक्सीजन लेवल को ड्रॉप करके हमारी धरती के फूड चेन की जड़ें ही काट दी थी।
एक थ्योरी ऐसी भी है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से 65 मिलियन साल पहले डायनासोर्स की स्पीसीज वैसे भी मारी जाती और इसके लिए किसी एस्टेरॉइड का टक्कर होना जरूरी नहीं था। किसी सुपर जायंट वोल्केनो एरप्शन की वजह से हुए सल्फर, धूल और राख का हमारी ऊपरी एटमॉस्फेयर में जमा होना ही काफी था और शायद एस्टेरॉइड के टक्कर होने से बस इस प्रोसेस की स्पीड बढ़ गई जो कि होना ही था। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या हम मनुष्य इस तरह के किसी एस्टेरॉइड इम्पैक्ट को सरवाइव कर सकते हैं? उस समय की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं, ऑब्वियसली। पर अगर ऐसी कोई घटना आज की डेट में होती है तो आज हमारे पास एडवांस इंटेलेक्ट और टेक्नोलॉजी है। हम अपने कॉस्मोस को प्रोब्स और सैटेलाइट से भरते जा रहे हैं। तो इतना तो तय है कि हम अपनी तरफ आने वाले मीटियोर और एस्टेरॉइड्स के बारे में पहले से ही जान जाएंगे। ऐसी कोई चीज सरप्राइज से हमारी जान नहीं ले सकती। पर इतने लकी बेचारे वो डायनासोर्स नहीं थे। हो सकता है कि हम ब्लास्ट वेव्स और सुनामी से बचने के लिए जमीन के काफी अंदर छुपना पड़े। हमारे जिंदा रहने के लिए हमारे पास वहाँ नीचे इतना खाना भी होना चाहिए। लेकिन अगर हम ठीक तरीके से तैयारी करें तो शायद हम इस तरह की किसी मुसीबत से बच सकते हैं। हमारे लिए भी ठंड सबसे बड़ी दिक्कत होगी एक बार जब धूल और राख हमारी ऊपरी एटमॉस्फेयर को ढक ले। और ये प्रोसेस शायद कई सौ सालों तक चले, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी स्पीशीज इसे झेल लेगी। ओमाइकॉन रसिया में रहने वाले लगभग 500 लोगों की आबादी का गिनीज बुक में नाम दर्ज है, इसलिए क्योंकि वो इस पूरी धरती पर सबसे ठंडी जगह पर रहने वाले लोग हैं। ये लोग -90 डिग्री फ़ारेनहाइट या -68 डिग्री सेल्सियस में भी बड़े आराम से रह लेते हैं। हम तो रह लेंगे, लेकिन पेड़ पौधे और जानवरों की लाइफ बचाने का क्या? तो इसका जवाब भी है मेरे पास। हमारी स्पीसीज इस तरह के किसी चैलेंज से निपटने के लिए काफी लंबे समय से काम कर रही है। स्वेलबर्ड आइलैंड पर हमने एक वर्ल्ड सीड स्टोरेज फैसिलिटी बना रखा है। ये फैसिलिटी सतह से लगभग 40 मंजिल नीचे है और ये फैसिलिटी एक ही बार में एक साथ 2 बिलियन सैंपल्स को सहेज कर रख सकती है। इस लोकेशन को परमाफ्रॉस्ट क्लाइमेट और लो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से चूज किया गया था। हाँ, ये सच है कि हम जानवरों और पेड़ पौधों की हर स्पीशीज को तो नहीं बचा सकते, लेकिन शायद जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग या कुछ और हमारे काम आ जाए। हाँ, लेकिन हमें अब भी ये सोचना है कि हम उन्हें बचा तो लेंगे, लेकिन एक अंडरग्राउंड बंकर में उन्हें पालेंगे कैसे? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके ऐसा करने से हमें और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।